स्टूडेंट्स, आपने सीखा कि किसी गुड्स को या किसी भी वस्तु को या आर्टिकल को हम दो तरीके से बेच सकते हैं। या तो हम कैश में बेचेंगे उसको या फिर क्रेडिट पे बेचेंगे। जैसे हमारे मिस्टर मोहन हैं, इन्होंने क्या करते हैं, ये मिठाइयाँ बेचते हैं अपने कस्टमर्स को। अगर ये इनको कैश में बेच देते हैं तो ये क्या कहलाएगी, इनकी कैश सेल कहलाएगी। अगर ये इनको उधार पे बेचते हैं तो वो क्या कहलाएगी, क्रेडिट सेल्स कहलाएगी। बिल्कुल ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई थी। अब जिन कस्टमर्स को ये उधार पे बेचते हैं ना, यानी क्रेडिट सेल करते हैं, ये इन कस्टमर्स को, ये जो कस्टमर जो इनसे उधार में सामान खरीदेंगे, जिनको ये उधार में सामान बेचेंगे यानी क्रेडिट सेल करेंगे, इन कस्टमर्स को हम डेटर्स कहते हैं। इन कस्टमर्स को क्या कहते हैं, इन्हें हम डेटर्स कहते हैं। तो डेटर्स कौन हुए, डेटर्स ये वो लोग हुए या फिर वो पर्सन्स या फर्म्स हुई जिनको हम क्या करते हैं, गुड्स को उधार पे क्रेडिट पे बेचते हैं। या फिर हम मान लीजिए हमारा सर्विस से रिलेटेड बिजनेस है, मेरा एक सर्विसेज में आपको कोचिंग ही तो पढ़ा रहा हूँ, उसके बदले में क्या करता हूँ, आपसे फीस लेता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट मुझे फीस ना दे, है ना, और मुझसे कोचिंग पढ़ ले और ये वादा करे कि मैं कुछ टाइम बाद आपको फीस दे दूंगा, तो जब तक वो फीस नहीं देता मुझे मेरी ट्यूशन की, तो मैं क्या करूंगा, वो मेरा बन गया डेटर बन गया, वो स्टूडेंट मेरा क्या बन गया, डेटर। तो क्या करते हैं हम, जब तक वो क्या ना दे दे मुझे, पेमेंट ना मिल जाए, जब तक इनको मोहन स्वीट्स को अपने इन कस्टमर से क्या ना मिल जाए, पेमेंट ना मिल जाए, तब तक ये व्यक्ति इनके क्या कहलाएंगे, इन्हें हम कहेंगे डेटर्स। तब तक ये क्या कहलाएंगे, ये इनके डेटर्स कहलाएंगे। चलिए ठीक है सर। अब मान लीजिए कि इन्होंने, मोहन स्वीट्स ने, ये तीन कस्टमर इनके पास आते हैं, राम, गीता और अजय, तीनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। एक एग्जांपल से समझिए, राम, गीता और अजय तीनों कहते हैं कि जी नेक्स्ट मंथ हमारी सैलरी आ जाएगी, आप हमें अभी के लिए मिठाइयाँ दे दीजिए, हम नेक्स्ट मंथ आपको पैसे दे देंगे। चलिए ठीक है। तो हमारे जो बिजनेसमैन है मोहन स्वीट्स में मिस्टर मोहन, वो इन तीनों को क्या कर देते हैं, क्रेडिट पे सेल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स जितने भी हमारी मिठाइयाँ ना, उसको उधार पे इनको दे देते हैं। चलिए ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं सबको ये ऐसे ही वादे पे दे देंगे, है ना। तो इनको क्या लगता है, मोहन स्वीट्स के जो हमारे मिस्टर मोहन है, उन्हें क्या लगता है, ये जो लड़का अजय है ना, उन्हें इस पे थोड़ा ऐसा लगता है कि ये शायद मेरे पैसे नहीं देगा, ये मेरे पैसे शायद ना दे। जब ऐसी सिचुएशन हो, उन्हें लगे कि कोई डेटर या कोई वैसा व्यक्ति या कोई फर्म उनके पैसे ना दे, तो वो क्या करते हैं, वो इस अजय से एक डॉक्यूमेंट पे साइन लिखते हैं, एक डॉक्यूमेंट लिखवाते हैं। उस डॉक्यूमेंट में अजय ये वादा करता है कि देखिए, मैं अजय आपसे वादा करता हूँ मोहन स्वीट से, कि मैंने मोहन स्वीट से 5 किलो मिठाई ली है जिसके मुझे 1500 रुपये देने हैं, और मैं अगले महीने की 5 तारीख को वो पैसे उनको दे दूंगा। तो हम ये क्या करते हैं, ये सारी बातें उनसे एक डॉक्यूमेंट पे लिखवाते हैं, और उसके बाद हम क्या ले लेते हैं, उनके साइन ले लेते हैं। यहाँ मिस्टर अजय अपने साइन करके ये डॉक्यूमेंट मोहन स्वीट्स को दे देगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, जिस डेटर से हमने क्या किया, जिसको हमने उधार पे सामान दिया, और हमने क्या किया, जिससे एक डॉक्यूमेंट पे साइन ले लिए, अब ये जो डॉक्यूमेंट पे साइन लेने वाला ये जो व्यक्ति है, ये अजय, ये हमारा कहलाएगा BR, बिल रिसीवेबल। इसको हम क्या कहेंगे, बिल रिसीवेबल। यानी बिल रिसीवेबल का मतलब क्या है, वो व्यक्ति जिससे हमने रिटर्न में ले लिया कि तुझे मेरे पैसे देने हैं, और हमने उसके साइन भी ले लिए। अब अगर ये पैसे नहीं देता है तो हम इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति से हमने साइन ले लिए हों, कि जिसने हमसे उधार पे क्या किया, गुड्स हमने उधार पे जिसको अपनी मिठाइयाँ बेची हैं, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम बिल रिसीवेबल। यानी अजय हमारा क्या हुआ, बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ये वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज आपका एक चैप्टर है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे जब वो चैप्टर आएगा। अभी के लिए आप समझिए कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटर्स के ऊपर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, विच इज ड्रॉन, एक BR ड्रॉ करते हैं, रिसीव्ड बाय वे ऑफ इंडोर्समेंट फ्रॉम देम, है ना। तो अब हम इसने क्या किया, वादा किया कि ठीक है सर, मैं आपको ये क्या करूंगा, पैसे दे दूंगा। तो अब ये व्यक्ति हमारा अजय तो क्या बन गया, ये व्यक्ति तो कहलाएगा हमारा BR। तो ये अजय क्या बन गया हमारा, इसको हम कहेंगे BR, यानी बिल रिसीवेबल। और ये जो राम और गीता है, ये हमारे क्या बन गए, ये हैं हमारे डेटर। इनको हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे डेटर। डेटर यानी जिससे हमने साइन नहीं लिए, जिससे हमने रिटर्न में नहीं लिखवाया, कोई एग्रीमेंट नहीं किया जिससे रिटर्न में, उसको तो हम कहेंगे डेटर, है ना। उधार में सामान भेज दिया लेकिन वादा है, बस ठीक है, दे देगा।
चलिए, लेकिन जिससे हमने रिटर्न में ले लिया उसको कहेंगे BR। आपने टर्म नंबर 9 समझी, डेटर समझा, टर्म नंबर 10 समझी, बिल रिसीवेबल समझ लिया, BR समझ लिया। अब एक नई टर्म भी आती है, उसको हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या कहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? देखिए, ट्रेड रिसीवेबल्स कुछ नहीं होता। ट्रेड रिसीवेबल्स जस्ट इन तीनों लोगों को, यानी जिससे आपने साइन लिए हैं या जिससे आपने साइन ना लिया हो, जिन भी लोगों से आपको पैसे लेने हैं, जिन भी लोगों से आपने पैसे लेने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने उनके साइन लिए हैं, रिटर्न में लिया है या नहीं रिटर्न में लिया, उन सभी लोगों को, जिनसे भी आपने पैसे लेने हैं, उन सभी लोगों को हम क्या कहते हैं? उन सभी लोगों को कहते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या कहते हैं हम? ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या आएगा? इट इज ए सम टोटल ऑफ डेटर्स, सम टोटल ऑफ डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, है ना, बिल्स रिसीवेबल। तो इन सभी लोगों को हम क्या कहेंगे? इन सभी लोगों, जिनको भी हमने उधार में सामान बेचा है, जिनसे भी हमने पैसे लेने हैं, उन सभी को, चाहे उनसे हमने साइन लिया हो, चाहे उनसे एग्रीमेंट किया हो या ना किया हो, उन सभी को हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या कहते हैं हम? ट्रेड रिसीवेबल्स। चलिए, आपने डेटर समझ लिया, बिल रिसीवेबल समझ लिया, ट्रेड रिसीवेबल समझ लिया। अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, एक टर्म होती है बैड डेब्ट्स। क्या है? बैड डेब्ट्स। देखिए, बैड डेब्ट्स क्या होते हैं समझिए। जब क्या हो, कोई डेटर हमें हमारा पैसा ना दे, जब कोई डेटर जिसने हमसे उधार में सामान खरीदा था, मान लीजिए 3 लोग हैं, इन्होंने हमसे उधार में सामान खरीदा था और वो किसी कारणवश हमें हमारा पैसा वापस ना दे, तो वो जो पैसा हमारा डूब गया ना, अब वो मिलने वाला तो है नहीं, उस डूबे हुए पैसे को हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। उस डूबी हुई अमाउंट को हम क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स को आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे? दैट अमाउंट ऑफ डेटर विच इज इरिकवरेबल, जो कि आपको मिलना ही नहीं है, और अमाउंट जो कि डेटर क्या हो जाए? फेल कर जाए, आपको पे करने में असमर्थता दिखा जाए। अब वो कब फेल कर सकता है? उसके कुछ एग्जांपल है। या तो डेटर की डेथ हो जाए, है ना, किसी कारणवश ये डेटर है, इनमें से किसी की डेथ हो जाए, या फिर क्या हो जाए? डेटर इंसॉल्वेंट हो जाए। डेटर क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया हो जाए, डेटर का दिवाला निकल जाए। अब आपने एक नई टर्म समझी, क्या है? इंसॉल्वेंट। देखिए, इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं? आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे? इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति होता है जिसने अपना कर्जा देने में असमर्थ हो, जो कि फेल कर जाए, अपना कर्जा, जो भी उसने कर्ज पे सामान लिया ना, जो भी उसको अमाउंट देनी है, उसको ना दे पाए, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट। और जो व्यक्ति जिसने उधार पे सामान लिया था और वो उसकी पेमेंट कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम सोलवेंट, है ना। सोलवेंट वो व्यक्ति है जो कि क्या है? इस पोजीशन में है कि वो जितने भी उसके डेब्ट है, जितना भी उसका कर्जा है, उसको पे कर दे, है ना, उसको क्या कहेंगे? सोलवेंट। और वो व्यक्ति जिसने अपना कर्जा लिया है, वो इस पोजीशन में ही ना हो कि उसको पे ना कर पाए, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? इंसॉल्वेंट कहेंगे। तो ये था आपका कंसेप्ट रिलेटेड टू दी डेटर्स। ये सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, जब आप क्या करते हो? क्रेडिट पे सेल कर देते हो। तो ये तीनों टर्म्स, ये चारों टर्म्स आपकी वहां से आई है। कौन सी? डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल और बैड डेट्स। एक आपने पढ़ी इंसॉल्वेंट, जो कि पैसा ना दे पाए, और जो पैसा दे दे, इस पोजीशन में हो, अपना कर्जा चुका दे, उसको हम क्या कहते हैं? सोलवेंट। चलिए, डेटर्स आपने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं नई टर्म, जिसको कहते हैं क्रेडिटर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, आपने सीखा कि जिन कस्टमर्स को हमारा बिजनेस अपनी गुड्स को उधार पे बेचता है, यानी क्रेडिट पे सेल कर देता है, उनको तो कहते हैं हम, उन कस्टमर्स को तो डेटर्स कहते हैं। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे सप्लायर्स भी होते हैं, जिनसे क्या करते हैं? हमारा बिजनेस कुछ गुड्स को उधार पे खरीदता भी है। जैसे कि हमने क्या किया, हमारा बिजनेस है मिठाई बनाने का, हमने घी, चीनी, शक्कर, मैदा, आटा वगैरह किसी से तो लेंगे, काजू बादाम पिस्ता, तो हम क्या करते हैं? इन सप्लायर से लेते हैं अपनी इन गुड्स को। जब क्या करें, हम अपने गुड्स को अपने सप्लायर से, जिनसे भी हम इनसे लेंगे ना, उधार पे लेंगे, तो ये जो सप्लायर हैं, ये हमारे मोहन स्वीट्स के क्या कहलाएंगे? मोहन स्वीट्स इन सप्लायर को कहेगा क्रेडिटर्स। मोहन स्वीट्स इन सप्लायर को क्या कहेगा? क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने इनसे सामान क्या किया? उधार पे खरीदा है, हमने इनसे क्या किया है? क्रेडिट परचेज किया है, और हमें इनके पैसे देने हैं। तो चलिए, अब क्रेडिटर्स क्या होता है, आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे?
दोज पर्सन्स या फर्म्स है जिनसे हमने क्या किया है, जो भी गुड्स है वो परचेज की है उधार पे, या फिर हमने कोई उनसे सेवा ली है। मान लीजिए कि ये क्या करें, मोहन स्वीट्स वाले किसी एडवर्टाइजमेंट वाले से अपनी ऐड करवा लें टीवी पे, ठीक है, और उसके पैसे अभी तक उन्होंने ना दिया हो, उधार पे क्या करवा लें, अपनी ऐड करवा लें, तो वो एडवर्टाइजमेंट वाला क्या बन गया उनका, वो ऐड कंपनी भी उनकी क्रेडिटर कहलाएगी। चलिए, और उसकी हमने क्या की, अभी तक पेमेंट ना दी हो, अभी तक उसकी कोई भी पेमेंट ना दी हो, या फिर हमने उसके कुछ पैसे दे दिए हो और कुछ पैसे अभी भी बाकी हो, जब तक आखिरी कतरा हम तक नहीं चुका लेते, जो भी हमने उनसे उधार पे सामान खरीदा था उसकी पेमेंट, लास्ट पेमेंट नहीं कर देते, तब तक वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो सब हमारे क्रेडिटर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हमारे क्रेडिटर्स। चलिए जी, हमने क्या किया, इन तीनों लोगों से उधार पे सामान खरीदा, ये हमारे सप्लायर हैं, इन्होंने हमको क्या किया, रॉ मटेरियल बेचा। चलिए ठीक है, अब हमने इनसे वादा किया कि जी हम क्या करेंगे, अगले 2 महीने बाद, दिवाली के बाद आपको आपके पैसे दे देंगे, अभी के लिए आप सामान दे दीजिए, हम क्या करेंगे, उससे मिठाई बनाएंगे, मिठाई बना के आगे बेच देंगे, जब वो कस्टमर्स हमें पैसा देंगे तो हम आपका पैसा दे देंगे। राइट, हमने ये वादा किया। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी सप्लायर हमारे वादे पे यकीन कर लें। मान लीजिए कि एक सप्लायर था जिसका क्या नाम है, जेड। ये जो जेड नाम का सप्लायर है ये नहीं मानता है, ये कहता है कि यार ये मोहन स्वीट्स वाला ना शायद मेरे पैसे ना दे, मुझसे उधार पे तो सामान इसने बेशक खरीद लिया लेकिन शायद ये पैसे ना दे, तो इसको शक होता है। तो ये क्या करता है, ये हमसे एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवाता है। एक डॉक्यूमेंट होता है, वो एक डॉक्यूमेंट लिखवाएगा हमसे, उस पर वादा करवाएगा कि मैं मोहन स्वीट्स, मैंने अपने सप्लायर जेड से इतने रुपए में घी, चीनी, शक्कर, चीनी, मैदा खरीदा है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि दिवाली के बाद 4 दिन बाद मैं क्या करूँगा, आपको आपके पैसे दे दूँगा। और वो क्या करते हैं, मोहन स्वीट्स वाले से अपने साइन भी ले लेते हैं। ठीक है, फॉर्म की स्टैंप लग जाती है। चलिए जी, जब ये क्या करे, ये जो बंदा है जिसने हमसे क्या किया, डॉक्यूमेंट पे साइन ले लिए, ठीक है, रिटर्न में हमसे ये वादा ले लिया कि जी मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने क्रेडिट पे इनसे सामान खरीदा है उसकी मोहन स्वीट्स क्या करेगा, पेमेंट करेगा। ये मोहन स्वीट्स क्या करेगा, इनकी पेमेंट करेगा। तो वो जो बंदा है, ये जो जेड है, ये जेड अब हमारा क्या कहलाएगा, ये मोहन स्वीट्स का ये जो जेड सप्लायर है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बिल्स पेबल। इसको हम क्या कहेंगे, बिल पेबल। इसको बीपी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो बीपी का मतलब क्या है, ये वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, मैंने आपको बताया ना, बिल ऑफ एक्सचेंज आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर है जिसके अंदर हम ये डिटेल में सारा कुछ पढ़ेंगे, जो कि जिसके फेवर में हम क्या करते हैं, जो भी क्रेडिटर्स है, यानी ये जो क्रेडिटर है इसके फेवर में हम एक बिल पेबल क्या करते हैं, ड्रॉन करते हैं। और जो भी हमने जो अमाउंट है उसके अंदर हम वादा करते हैं कि जिस पर्टिकुलर डेट का हमने वादा किया था वो लिख के देते हैं कि आपको इतनी तारीख को हम आपकी जितनी भी पेमेंट है वो सारी कर देंगे। चलिए, ये हो गया बिल पेबल, आप समझ गए। ये दोनों तो क्या कहलाएंगे, हमारे जिन्होंने हमसे साइन नहीं लिए, ये दोनों सप्लायर मोहन स्वीट्स के क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर। और ये जो बंदा है जेड, ये जो सप्लायर जेड है जिसने हमसे क्या किया, रिटर्न में ले लिया, ये हमारा मोहन स्वीट्स का क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बिल पेबल। चलिए ठीक है, अब एक और नई टर्म जो आप पढ़ेंगे, आपके एग्जाम में बहुत बार आती है, उसको हम कहते हैं ट्रेड पेबल्स। क्या कहते हैं हम, ट्रेड पेबल्स। ये ट्रेड पेबल्स क्या होता है, ये ट्रेड पेबल्स कुछ नहीं है, ये तीनों ही लोग, ये तीनों ही सप्लायर जिनसे हमने क्या किया, उधार पे पैसा सामान खरीदा है और जिनको हमने क्या करना है, अपना पैसा देना है उनको। ठीक है, तो ये तीनों ही लोग जिनको हमने क्या किया, उधार पे जिनसे हमने सामान खरीदा, चाहे बेशक इन्होंने हमसे साइन लिए हो या हमसे साइन ना लिए हो या हमारे विश्वास पे हमको सामान बेच दिया हो, तो ये तीनों ही हमारे क्या कहलाएंगे, ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स कुछ नहीं है, इट इज ए सम टोटल ऑफ किस किस का टोटल, पहला तो क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। इन तीनों ही लोगों को हम क्या कहेंगे, इन तीनों ही लोगों को हम कहेंगे हमारे सप्लायर्स को। ये क्या बन गए, अब हमारे ये सब बन गए हमारे ट्रेड पेबल्स, जिनको हमने क्या करना है, उधार पे जो हमने सामान खरीदा उसके बदले पैसा देना है। चलिए जी,
आपने डेटर्स में समझा, हमने एक अजय नाम का व्यक्ति था जिससे हमने साइन लिए थे, वैसे ही अब उल्टा हमारे साथ भी हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी है हम भी सबके लेंगे। तो अब मोहन स्वीट्स के क्या हुआ, इस सप्लायर ने क्या किया, साइन ले लिए, रिटर्न में इससे लिखवा लिया। तो अब मोहन स्वीट्स इस सप्लायर के क्या बन गए, ये क्या कहलाएगा सप्लायर, अब ये बन गया बिल पेबल। और वहाँ वो क्या बना था, वो बना था हमारा बिल रिसीवेबल। अजय क्या बना था, वो जो कस्टमर, वो बना था बिल रिसीवेबल। चलिए जी, ये था आपका कंसेप्ट डेटर्स और क्रेडिटर से रिलेटेड। अब नेक्स्ट कंसेप्ट अब हम समझेंगे वो है आपका कैपिटल। चलिए इसको रब करते हैं फिर उसे समझते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो आप टर्म समझने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। एक टर्म होती है कैपिटल और एक है लाइबिलिटीज। दोनों क्या क्या होती है चलिए समझाते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे बिजनेसमैन है मिस्टर मोहन, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं बिजनेस करूंगा, कौन सा, मोहन स्वीट्स का। अब इनको मोहन स्वीट्स का बिजनेस करना है। अब आपको कोई भी बिजनेस करना होगा तो उसके लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा। अब इनको क्या करना है, बिजनेस करना है मिठाइयों का। जब बिजनेस ये करेंगे तो बिजनेस के लिए पैसा भी कौन लेके आएगा, यही तो लेके आएंगे। अरे बिजनेसमैन ही लेके आएगा ना पैसा, अगर उसको बिजनेस करना है। तो वो जो पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल का क्या मतलब है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए ओनर इन ए बिजनेस एंटरप्राइज। तो उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, उस अमाउंट को कहते हैं कैपिटल। उस अमाउंट की मदद से ही ये क्या क्या खरीदेंगे, ये खरीदेंगे कोई फर्नीचर, अपने बिजनेस में इनके फर्नीचर यूज होगा, बिल्कुल ठीक बात है सर। और वो क्या खरीद सकते हैं, वो सर कोई मशीन है ना, ये भी खरीदेंगे। और सर वो क्या खरीद सकते हैं, बहुत से खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीजें होंगी जिनसे वो क्या करेंगे, अपने बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। और उसके लिए क्या लगता है, पैसा लगता है। और वो पैसा कौन लेके आता है, जो सबसे पहले जो बिजनेस करेगा। और बिजनेस कौन कर रहे हैं, मिस्टर मोहन कर रहे हैं। तो मिस्टर मोहन जो अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, वो जो पैसा वो सबसे पहले लगाते हैं, उस पैसे को कहते हैं हम कैपिटल। चलिए ठीक है। अब आपने यहाँ एक टर्म समझी बिजनेस एंटरप्राइज, चलो इसको अभी समझ लीजिए बिजनेस एंटरप्राइज क्या होता है। देखिए बिजनेस एंटरप्राइज अगर हम ओनर के अकॉर्डिंग समझे, किसके अकॉर्डिंग, ओनर के अकॉर्डिंग समझे, तो ये 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, 3 पार्ट्स में। सबसे पहली है सोल प्रोप्राइटरशिप, सबसे पहली है सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए बिजनेस एंटरप्राइज को हम फर्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्म, FIRM। चलिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एक तो ये होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या होगा, जो एक ही बंदा जिसका एकल मालिक हो जिस फर्म में, उसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ मिस्टर मोहन क्या है, अपनी मोहन स्वीट्स के इकलौते मालिक हैं। जब ये एक अकेला ही बंदा अपनी फर्म को मैनेज कर रहा है, वो अकेला ही मालिक है, तो उस फर्म को हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। और यहाँ मिस्टर मोहन को हम क्या कहेंगे, इनको बोलेंगे हम सोल प्रोप्राइटर। यहाँ ये मिस्टर मोहन क्या कहलाएंगे, सोल प्रोप्राइटर, ओनर को सोल प्रोप्राइटर कहेंगे। अब दूसरी जो इसकी कैटेगरी है उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म। देखिए ये क्या होती है, जब क्या हो, कम से कम 2 लोग मिलके कोई बिजनेस को स्टार्ट करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। मान लीजिए ये क्या है, मोहन स्वीट्स, ये मिस्टर मोहन है, इनके साथ एक और इनका भाई है, मान लीजिए उसका नाम है सोहन। तो अब ये मोहन और सोहन मिलके क्या कर लें, मोहन एंड सोहन स्वीट्स स्टार्ट कर लें। तो अब ये दोनों क्या बन गए, ये बन गए पार्टनर। और जो इनकी फर्म है वो क्या बन गई, पार्टनरशिप फर्म। ये क्या है, बराबरी के हकदार बन गए, ये उसके पार्टनर बन गए। ये दोनों क्या बन गए, अब इसके ओनर बन गए। तो चलिए ये क्या हुई, ये हुई पार्टनरशिप फर्म। अब एक तीसरी भी इसकी अकॉर्डिंग टू ओनर एक होती है कंपनी। देखिए कंपनी के अंदर क्या हो सकता है कि कितने भी ओनर हो सकते हैं, उसके कितने भी हजारों में, लाखों में उसके ओनर हो सकते हैं। क्योंकि ओनर को क्या कहते हैं, यहाँ पर हम शेयर होल्डर, जो उस कंपनी के जो भी शेयर खरीदते हैं ना, वो जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को हम कंपनी के ओनर कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओनर
अकॉर्डिंग टू ओनरशिप एक बिजनेस एंटरप्राइज कितने तरीके की हो सकती है, वो 3 पार्ट्स की हो सकती है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म, एक कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में अकेला मालिक होता है जिसको सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पार्टनर। मैक्सिमम 50। अभी के लिए बस आप इतना समझिए। और कंपनी में हजारों लाखों कितने भी हो सकते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ाएंगे आपको। तो आपने क्या समझा, कैपिटल। अब ये जो फर्म है, ये जितनी भी है, इनमें जो भी बंदा पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, उस ओनर के जो पैसे को, इन्वेस्ट किए हुए पैसे को हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कैपिटल। उसी को हम कहते हैं पूंजी। चलिए जी, आपने समझा। अब इन्होंने क्या क्या खरीदना था, इन्होंने फर्नीचर खरीदना था, ठीक है, उस पैसे से इन्होंने मशीन खरीदनी थी। और इन्होंने क्या क्या सोचा होगा, और इन्होंने सोचा होगा अरे हम इस बिल्डिंग में भी तो काम कर रहे हैं, तो हमें ये बिल्डिंग भी खरीदनी पड़ सकती है, राइट। ये सब चीज़ें तो लगेंगी। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खर्चे होंगे इनके, जिसके लिए इनको पैसा लगेगा। अब मान लीजिए कि इन्होंने क्या सोचा, इनका जो टोटल पैसा इन्होंने डिसाइड किया था वो लगेगा, इन्होंने डिसाइड किया कि 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपीज़ वो टोटल अमाउंट है जिसकी इन्हें ज़रूरत पड़ती है। अब मिस्टर मोहन कितने पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। अब मिस्टर मोहन ने कंट्रीब्यूट किए हैं अपने बिजनेस में कितने रुपए, इन्होंने किए हैं 20 लाख रुपीज़। 20, आज के दिन इनके पास 20 लाख रुपए ही है। अब बचे हुए, अब डिफरेंस कितना बच गया, डिफरेंस बच गया सर यहाँ पे 30 लाख रुपीज़ का। कितना डिफरेंस बच गया यहाँ, 30 लाख रुपीज़ का। अब ये 30 लाख रुपए कौन देगा इनको। अब बिजनेसमैन के पास तो सिर्फ मिस्टर मोहन के पास तो 20 लाख रुपए ही है, और वो 20 लाख कहलाते हैं कैपिटल। अब वो जो पैसा जो 30 लाख है वो क्या कर सकते हैं, किसी से उधार ले सकते हैं, है ना, अपने रिश्तेदारों, मामा मौसी चाचा फूफा फूफा किसी से भी ले लेंगे, और को अपने दोस्तों से ले सकते हैं। अरे और नहीं देगा कोई ना कोई तो बैंक दे देगा, बैंक से लोन ले सकते हैं। तो वो जो पैसा जो एक बिजनेसमैन के अलावा जो कोई हम बाहर से जो पैसा अरेंज करते हैं, उस पैसे को हम क्या कहते हैं, उस पैसे को कहते हैं हम लाइबिलिटीज। तो ये जो 30 लाख रुपीज हैं जिसकी हमें और जरूरत है, एडिशनल पैसे की और जरूरत पड़ती है, इस पैसे को हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज। और ये क्या है, हमारा कर्जा है। हमने बाहरी लोगों से, आउटसाइडर से, आउटसाइडर कौन, मतलब बिजनेसमैन के अलावा जिस भी बंदे से हम क्या करते हैं पैसा लेंगे हमारा बिजनेस चलाने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, आउटसाइडर कहेंगे। तो लाइबिलिटीज का क्या मतलब है, लाइबिलिटीज का मतलब वो अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट करते हैं कौन, आउटसाइडर्स, अदर देन दी ओनर। ओनर के अलावा जो बाहरी लोग हमारे बिजनेस में पैसा लगाएंगे उसको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज कहेंगे। और जो फर्म है उसको ये पैसा उनको वापस भी करना है। अरे हमने कर्जा लिया है, लाइबिलिटीज का मतलब हमने इन लोगों से कर्जा लिया, अब हम किसी से कर्जा लेंगे तो उसको वापस भी तो करना होगा। तो फर्म क्या है, जो हमारी फर्म है यानी हमारी जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो है लाइबल है, किस लिए कि पे करने के लिए उन आउटसाइडर्स को जिस डेट का हमने उनसे वादा किया था। मान लीजिए हमने बैंक से कर्जा लिया, बैंक से हमने कितने रुपए का कर्जा ले लिया, यहाँ पे हमने 30 लाख रुपीज़ का। अब बैंक से हमने अगर 30 लाख रुपीज़ का कर्जा लिया तो बैंक हमें ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही दे देगा भाई जब तेरा मन करे वापस दे जाइयो। किसी एक डेट पे हम वादा करते हैं कि अगले 3 साल के अंदर हम आपको सारा पैसा आपका चुका देंगे। तो यहाँ पे हमारा वो जो बैंक लोन है वो क्या बन गया, हमारा लाइबिलिटीज़ बन गया। वो किस में आएगा, हमारा लाइबिलिटीज़ में। तो लाइबिलिटीज़ के आपके कुछ एग्जाम्पल कौन कौन से वो एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, बैंक से लोन ले लो। आप क्या करो, बैंक से लोन ले लो। और क्या, और सर अभी आपने पढ़ाया था हमें कौन से, हमने सर उधार पे सामान खरीदा था। जब हम क्रेडिट पे अपने सप्लायर से परचेज करते हैं तो उसको भी तो हमें पैसा देना है ना, तो वो भी हमने ड्यू है उसका पैसा, तो वो क्रेडिटर भी क्या कहलाएगा हमारा, वो भी सर हमारा कहलाएगा लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज क्या हो सकता है, अरे एक वो क्रेडिटर, वो जो सप्लायर था जिसने हमसे साइन नहीं करवाए थे, जेड है ना, उसने भी तो हमसे, तो उसको हम क्या कहेंगे सर, उसको हम कहते हैं बिल्स पेबल। बिल पेबल, वो जो हमारा बीपी है जिसको हमने साइन करके वादा किया था कि तेरी इतनी तारीख को मैंने जो तुझसे कर्जे पे सामान लिया वो वापस कर दूंगा, तो वो भी क्या आएगा, वो भी तो हमारा लाइबिलिटीज होगा। तो ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल लाइबिलिटीज के। आपने देखो कैपिटल समझ लिया, आपने देखो लाइबिलिटीज समझ लिया। कैपिटल का मतलब वो पैसा जो बिजनेसमैन क्या करता है, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, और लाइबिलिटीज का मतलब वो पैसा जिसकी इसको और जरूरत है और वो क्या करता है, अपने आउटसाइडर से क्या करता है, कर्जा लेता है। और जो आउटसाइडर जो बाहरी लोग हैं,
बिजनेसमैन के ओनर के अलावा उस पैसे को हम क्या कहते हैं, उस अमाउंट को हम कहते हैं लाइबिलिटीज। और फर्म क्या है, लाइबल है, फर्म को क्या है, वो कर्जा है और कर्जे को क्या होगा, चुकाना पड़ेगा। तो फर्म क्या है, लाइबल है टू पे द आउटसाइडर्स ऑन ए ड्यू डेट। जैसे बैंक से आपने लोन लिया, आपने क्रेडिटर से उधार पे सामान खरीदा था, है ना, जिनको आपने साइन करके दिया था वो बिल पेबल, ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं। चलिए आपने लाइबिलिटीज, अब ये लाइबिलिटीज 2 टाइप्स की होती है। लाइबिलिटीज कितने टाइप की होगी, 2 टाइप्स की। देयर आर दी 2 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। कौन से, चलिए समझते हैं। एक तो होगी आपकी करंट लाइबिलिटीज, एक होगी नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है, आपका एक बिजनेस साइकिल, ठीक, और आपका करंट ईयर मतलब जिस साल में अभी हम काम कर रहे हैं, जो साल अभी हमारा चल रहा है। मान लीजिए हमारा साल क्या चल रहा है, हमारा चल रहा है 2023, हमारा 2023 चल रहा है। तो हमारा करंट ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा करंट ईयर स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2023 से। चलिए अब ये साल खत्म कब होगा, ये साल सर खत्म होगा 31 दिसंबर 2023 को, ठीक है। तो इस बीच में ये जो आपका जो करंट ईयर है, इसके अलावा जो आपका आने वाला ईयर कौन सा होगा, आने वाला आपका ईयर है 2024, और ये कब खत्म होगा, ये होगा सर 31 दिसंबर को। चलिए ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको जितने भी कर्जे हैं, यानी आपको जितनी भी आपकी देनदारियां हैं, उसको आप जब जो आपका ये करंट ईयर है ना, ये करंट ईयर के खत्म होने के 1 साल के अंदर, मतलब आपका करंट ईयर तो ये है 31 दिसंबर को खत्म होगा जो अभी चल रहा है, ये खत्म होता है मान लीजिए यहाँ, तो यहाँ से आने वाले 1 साल के अंदर आप जितने भी कर्जे हैं, आपकी जितनी भी अमाउंट ड्यू है, उसको आप चुका दोगे, ठीक है। तो वो जो आपकी अमाउंट है, वो जो आपके कर्जे हैं जिसको आपको पे करना है, उस अमाउंट को, उन कर्जों को हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम करंट लाइबिलिटीज, उन्हें हम क्या कहते हैं, करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज आपकी क्या कहलाएंगी, वो लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेबल विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर। एक बात याद रखना, हम बिजनेस में, हमारे कॉमर्स की लैंग्वेज में करंट ईयर को हम हमेशा क्या कहेंगे, हम करंट ईयर को कहेंगे करंट अकाउंटिंग ईयर। करंट ईयर को हम किससे डिनोट करते हैं, करंट अकाउंटिंग ईयर से। तो हमेशा याद रखना, जब भी मैं करंट ईयर बोलूं तो आपको समझ लेना है कि मैं करंट अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहा हूं। चलिए ठीक है, ये आपका करंट ईयर है, ये आपका 31 तारीख को खत्म होगा, और जैसे ही ये खत्म होगा तो इसके 1 साल के अंदर, है ना, आने वाला जो 1 साल है, इन द एंड ऑफ द करंट ईयर के 1 साल के अंदर, यहाँ पर आपको जितने भी कर्जे आपके चुकाने हैं, इस यहाँ पर आप इस 1 साल के अंदर इन सभी लाइबिलिटीज को जो भी आपको पे करनी है, उसे हम क्या कहते हैं, करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ये जो आपने क्रेडिटर से उधार पे सामान खरीदा था ना, आपने क्या कहा था अपने सप्लायर से, आपने कहा था कि मेरे को दिवाली तक का टाइम है, 2 महीने के लिए दे दीजिए, मेरी मिठाइयाँ बिक जाएगी, मैं उसको पैसे वापस कर दूंगा, राइट। तो वो जो आपने ये क्या है, 1 साल के लिए लिया है आपने, कम से कम 12 महीने के अंदर आपको ये पेमेंट करनी है, राइट। तो इसको आप क्या कहेंगे, ये जो क्रेडिटर्स आपके कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपकी करंट लाइबिलिटीज। बिल्कुल ठीक। और क्या है, अभी हमने बात की ना बिल पेबल, जिनको आपने, ये भी आपके करंट लाइबिलिटीज के एग्जाम्पल हैं। और क्या हो सकता है, और आपका कोई खर्चा बकाया हो, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी आपका करंट लाइबिलिटीज का पार्ट है। चलिए जी, आपने समझ लिया करंट लाइबिलिटीज को। अब बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब वो अमाउंट जो कि आपको क्या करना हो, लंबे टाइम में पे करना हो, वो अमाउंट जो कि आपको करंट अकाउंटिंग ईयर के 1 साल के बाद पे करना हो, यानी करंट अकाउंटिंग ईयर से, ये करंट अकाउंटिंग एट द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर का एंड कहाँ हुआ, हमारा यहाँ हुआ, यहाँ से जो 1 साल है वो 1 साल यहाँ तक है। इस 1 साल के बाद जो आने वाले साल होंगे ना, 2025, 2026, 2027, 28, 31, 32, जब भी आपको पे करने हैं, तो वो जो लाइबिलिटीज है, वो जो अमाउंट है, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, उनको कहेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज के एग्जांपल आपके दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेबल आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर,
फ्रॉम द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर के 1 साल के बाद जो आपको खर्चे पे करने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज के आपके एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका पहला एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म लोन। आप बैंक से 5 साल के लिए आप लोन ले लो या 3 साल के लिए आप लोन ले लो। जैसे कि हमारे बिजनेसमैन है ना, यहाँ हमने 30 लाख रुपीस किससे लिए, बैंक से लोन ले लिए, आने वाले 3 साल का वादा किया था। तो ये क्या है, हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। और क्या है, और आपका हो सकता है जैसे मॉर्टगेज लोन, फॉर एग्जाम्पल, और है आपका मॉर्टगेज लोन। देखिए मॉर्टगेज लोन का मतलब क्या होता है, जब आप क्या कर दो, अपने किसी संपत्ति को गिरवी रख दो। लोन लेने के मतलब किसी संपत्ति को आप जब गिरवी रख देते हैं तो उस संपत्ति को हम कहते हैं मॉर्टगेज, राइट। तो मॉर्टगेज लोन भी क्या है, आपका एक एग्जांपल है लॉन्ग टर्म लोन्स का। तो ये थे आपके लाइबिलिटीज। आपने लाइबिलिटीज को समझा। लाइबिलिटीज 2 टाइप्स की होती है, एक करंट लाइबिलिटीज जो कि हमें क्या करनी है, पे करनी है फ्रॉम द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर से विद इन 1 साल, 1 साल के अंदर, करंट अकाउंटिंग ईयर के एंड के 1 साल के अंदर जिन भी हमें लाइबिलिटीज को पे करना है वो है करंट लाइबिलिटीज। और करंट अकाउंटिंग ईयर के 1 साल के बाद जिन भी हमें लाइबिलिटीज को पे करना है उसे हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। चलिए ये था। अब लाइबिलिटीज के 2 छोटी छोटी सी और सिंपल सी बात है। एक तो लाइबिलिटीज होती है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी वो होती है जो कि एक बिजनेस को पे करना है, किसको, अपने ओनर को। जब एक बिजनेसमैन अपना जो ओनर है ना, ये कौन है, मिस्टर एक्स, ये क्या है, इनके ओनर है। तो ओनर को जब एक बिजनेसमैन जिन भी अपनी लाइबिलिटीज को पे करता है, ये जो हमने कैपिटल लगाई है ना, ये इनको वापस भी करनी है, ठीक। तो इस लाइबिलिटी को हम कहते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। तो इस लाइबिलिटीज को हम क्या कहते हैं, हम कहेंगे इंटरनल लाइबिलिटीज। चलिए, और वो अमाउंट जो कि एक बिजनेसमैन को या एक अपने कहते हैं फर्म को, बिजनेस एंटरप्राइज को, किसको पे करनी है, आउटसाइडर्स को। किसको पे करनी है, आउटसाइडर्स को। तो इन जो लाइबिलिटीज है इनको हम कहते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इनको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो कई बार आ जाता है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में आप पूरा का पूरा ऐसे लिख दोगे, इंटरनल लाइबिलिटीज में आप ये लिख दोगे, द अमाउंट विच हैज बीन इन्वेस्टेड बाय ए ओनर इन ए बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू बी पेड बाय द बिजनेस, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको इंटरनल लाइबिलिटीज कहते हैं। ये था आपका कंसेप्ट रिलेटेड टू कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ आपको समझना है, उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। देखिए ड्राइंग्स क्या होता है, समझिए। जब क्या करे कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा ले जाए बिजनेस से, या कोई गुड्स को, है ना, कोई सामान ले जाए, तो उस गुड्स या उस पैसे को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर मोहन की बेटी का बर्थडे है घर पे, और मिस्टर मोहन क्या करें, अपनी जो मोहन स्वीट्स में से मिठाइयों को कस्टमर को ना बेच के 20 किलो मिठाई अपने घर पर ले जाएं अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये जो गुड्स वो अपने बिजनेस से क्या, अपने पर्सनल यूज के लिए लेके गए हैं, उसका बिजनेस उन्होंने बेचा तो है नहीं इसको, इससे कोई उन्हें अमाउंट तो रिसीव नहीं होगा, वो तो इन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यूज कर ली। तो वो जो गुड्स हैं वो क्या कहलाएंगी, उनको हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स भी बार बार आपकी क्वेश्चंस में बताया जाएगा आपको कि ड्राइंग्स इतने रुपए की, तो आपको समझ जाना है। यानी बिजनेसमैन ने क्या किया, अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स या कुछ कैश बिजनेस से निकाल लिए, उनको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स का आप कैसे लिखोगे, एनी कैश और गुड्स, आप लिखेंगे एनी कैश, या तो कैश ले जाए वो, या फिर कोई गुड्स है, कोई सामान है, जैसे हमारे मिठाई ले गया, उसको क्या कर दे, ओनर विड्रॉ कर ले, विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम द बिजनेस। और किस लिए उठाएगा वो उसका पर्सनल रीजन की वजह से, फॉर इट्स पर्सनल यूज, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए। अब वो क्या ले गए, गुड्स को ले गए, हमारे बिजनेस में से मिठाइयों को ले गए, तो उन गुड्स को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर उन्हें हम ड्राइंग्स कहेंगे। हम यहाँ क्या कहेंगे, उन्हें ड्राइंग्स कहेंगे।
तो चलिए ये था आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक कैपिटल। देखिए कैपिटल को आपकी बुक में एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मेंशन किया जाएगा बार बार। कैपिटल आप कैसे निकालते हैं, जब आप क्या करेंगे अपने एसेट्स में से कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला है आपके एसेट्स में से जब आप क्या कर देंगे लाइबिलिटीज को लेस कर देंगे तो वो जो अमाउंट आपकी बचेगी उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे कैपिटल, उसे आप कहेंगे कैपिटल। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अब हम जो टर्म समझेंगे उसका नाम है एसेट्स की। ये एसेट्स क्या है, आपने कैपिटल समझ लिया, आपने लाइबिलिटीज को समझ लिया, अब जो आप इंपॉर्टेंट टर्म समझने जा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे एसेट्स। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए फिर हम इसको समझाते हैं।